हम आज इसके बारे में पूरा A to Z सब कुछ पढ़ लेंगे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। ये फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑथोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑटोक्रेसी, मिलिट्री रूल, मोनार्की, बहुत सारे। तो हम कर रहे हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो सब भी हम करेंगे। तो हम A to Z सब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका ओरिजिन कहाँ हुआ, ये कैसे बना, डेमोक्रेसी वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है। फिर हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी व्हाट इज डेमोक्रेसी। फिर पढ़ेंगे हम फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी कितने प्रकार की है। फिर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी आगे कितने हिस्सों में बटी है। कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका चित्रीकरण करेंगे, मेरिट्स और डीमेरिट्स, फायदे नुकसान। तो A to Z जो भी कोर्स में है वो हम पूरा कर देंगे, भले आपका कॉम्पिटिटिव हो, स्कूल हो, हर जगह। ये इसके अलावा इससे बाहर डेमोक्रेसी के बारे में कहीं से नहीं आ सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। डेमोक्रेसी की उत्पत्ति कैसे हुई, जैसे आप सबको पता है, जब से ह्यूमैनिटी बनी है, इंसानियत बनी है, उसके बाद जो रूलिंग सिस्टम है वो ओनली मोनार्की सिस्टम है। कौन सा? ओनली मोनार्की रूलिंग सिस्टम था। बट उसके बाद डेमोक्रेसी की उत्पत्ति हुई। ओनली मोनार्की सिस्टम था, उसके बाद ये डेमोक्रेसी की उत्पत्ति हुई है। डेमोक्रेसी रूल ऑफ पीपल होता है। तो डेमोक्रेसी गवर्नेंस सिस्टम विच इमर्ज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मोनार्की सिस्टम। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि मोनार्की सिस्टम से लोग उब चुके थे, लोगों के ऊपर वो टैक्स लगाते जा रहे थे, फेडरल्स यानी जमींदार उनको परेशान कर रहे थे। वो चाहते थे वैसे ही करते थे क्योंकि उनके पास एक्सट्रीम पावर हुआ करती थी, फेडरल्स, किंग्स के मंत्री वगैरह, तो उनके पास एक्सट्रीम पावर हुआ करती थी। इसलिए उस सबसे परेशान होके, उस सबसे उब के लोगों ने डेमोक्रेसी वो चुना। इसलिए ये कहा जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम विच इमर्ज्ड एज अ रिजल्ट, इसका परिणाम हुआ डेमोक्रेसी, मोनार्की का परिणाम हुआ डेमोक्रेसी। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोनार्की से लोग परेशान आ चुके थे, वो बिल्कुल मोनार्की से उब चुके थे। अब ये है मेन पॉइंट जहां से डेमोक्रेसी की उत्पत्ति हुई है। मैं आपको बता देता हूँ, ब्रिटिश जो है इंग्लैंड, वहाँ ब्रिटेन के अंदर जो उनका राजा था, वो उनके ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा था। लोगों के पास इतने पैसे थे नहीं कि वो टैक्स भर पाए, क्योंकि ना उनकी इतनी खेती होती थी ना कोई बात, तो टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे थे। इसलिए लोगों ने मिलकर उनके ऊपर मैग्ना कार्टा लगा दिया 15 जून 1215 में, जिसकी वजह से एम्पर अब नया टैक्स नहीं लगा सकता था। यही पॉइंट माना जाता है ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी। द ब्रिटिश पब्लिक फर्स्ट बैन द एम्पर थ्रू मैग्ना कार्टा ऑन 15 जून 1215 that emperor could not impose a new tax without approval of public. Origin of democracy is considered from this point, ठीक है। तो ब्रिटिश पब्लिक ने सबसे पहले अपने शासक के ऊपर बैन लगाया मैग्ना कार्टा के थ्रू 15 जून 1215 में, जिसकी वजह से एम्पर अब नया टैक्स नहीं लगा सकता था विदाउट अप्रूवल ऑफ पब्लिक, बिना लोगों की अनुमति के अब एम्पर नया टैक्स नहीं लगा पाता था। द ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट। इसीलिए कहते हैं कि डेमोक्रेसी की उत्पत्ति ब्रिटेन से हुई है। तो ये था डेमोक्रेसी के ओरिजिन का मेन पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो आपको हमने वो तो पढ़ लिया, डेमोक्रेसी की ओरिजिन कैसे हुई 1215 के अंदर, वो ब्रिटिश मैग्ना कार्टा के थ्रू उसकी हुई, पर वो उसकी ओरिजिन तो हो गया, तो उसको कोई दिशा नहीं मिली, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए उसकी वो लोगों को दिशा नहीं मिली। तो वो आगे जाके मॉडर्न डेमोक्रेसी 17वीं 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंदर और मजबूत हुई और मेन फॉर्म ऑफ रूलिंग सिस्टम बन गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 4 रिवॉल्यूशन इज कंसीडर्ड एज ओरिजिन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, यानी नई डेमोक्रेसी, मॉडर्न आधुनिक डेमोक्रेसी की उत्पत्ति इन 4 रिवॉल्यूशन से मानी जाती है। 1688 का ब्रिटेन का ब्लड सेल रिवॉल्यूशन, ठीक है। अमेरिकन रिवॉल्यूशन ये हुआ था अमेरिकन इंडिपेंडेंस, ठीक है। और फ्रांस रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये रेनेसेंस के बाद वाला है। तो ये 4 मेन रेवोल्यूशंस है जिसके बाद मॉडर्न और न्यू डेमोक्रेसी की उत्पत्ति हुई थी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी की ओर। अब हम बढ़ेंगे मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है? किसी भी चीज़ की मीनिंग पढ़ने के लिए सबसे पहले उस शब्द का मतलब क्या होता है। तो डेमोक्रेसी शब्द है वो, ये तो इंग्लिश शब्द है पर इसको लिया गया है ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिस ग्रीक वर्ड में 2 ग्रीक वर्ड से लिया गया है, डेमो और क्रेटिया। ठीक है, डेमो और क्रेटिया, इन दोनों को प्लस किया गया तब ये बना डेमोक्रेसी। ठीक है, इन दोनों को प्लस किया गया है, डेमो प्लस क्रेटिया को प्लस किया गया है तब बना है डेमोक्रेसी। अब हम पढ़ते हैं डेमो का मतलब क्या होता है। डेमो का मतलब होता है पावर, क्रेटिया का मतलब होता है पब्लिक। तो डेमोक्रेसी का मतलब है पावर ऑफ पब्लिक। डेमो प्लस क्रेटिया इक्वल्स टू पावर ऑफ पब्लिक। तो डेमोक्रेसी का मतलब है पावर ऑफ पब्लिक। ये ग्रीक वर्ड डेमो और क्रेटिया से दिया गया है। The English word democracy is derived from Greek word demo and cretia, which means power of public. ये मैंने आपको इसलिए लिखा है ताकि आप नोट्स बना सकें इसके। तो ग्रीक वर्ड से दिया है डेमो क्रेटिया। This type of government provide a freedom, equality, social, political, cultural, and also economic rights. तो ये ऐसी प्रकार की सरकार है जो आपको राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता देती है। तो ये मतलब इसमें डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ पब्लिक। ये पूरा पब्लिक का ही रूल होता है। हम चाहे जिसकी सरकार बना सकते हैं, हम चाहे जिसको वोट दे सकते हैं। इसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी भी राजनीतिक दल को चुन सकते हैं, किसी को वोट दे सकते हैं। तो डेमोक्रेसी इज फुल ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डेमोक्रेसी इज फुल ऑफ फ्रीडम। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है? देखिए, डेमोक्रेसी की बहुत सारी डेफिनेशंस है पर इसमें सबसे सूटेबल जो है वो अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। लोगों की सरकार, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा, ये है डेमोक्रेसी की प्रॉपर डेफिनेशन। तो हम और भी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन लिख सकते हैं। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच मेजर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट आर कमिंग फ्रॉम अ पब्लिक। और ये भी कर सकते हैं कि मेजरली कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रीब्यूट इन अ गवर्नमेंट थ्रू द पब्लिक। तो डेमोक्रेसी की हम बहुत सारी डेफिनेशन लिख सकते हैं क्योंकि लोगों की ही सरकार होती है, लोग अपनी सरकार चुनते हैं, लोग अपने खुद इलेक्शन के अंदर खड़े हो सकते हैं। तो ये कुल मिला के लोगों के द्वारा ही पूरी सरकार होती है। तो डेमोक्रेसी डेफिनेशन वैसे इतनी पूछी नहीं जाती। तो इसमें सबसे सूटेबल है वो अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन है, ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार, फॉर द पीपल, लोगों के लिए सरकार, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा सरकार। चलिए ये हो गई। अब हम बढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की कितनी फॉर्म होते हैं? देखिए, डेमोक्रेसी के मेनली 4 फॉर्म होते हैं। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और एक और होता है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेमोक्रेसी। ये मेनली 4 टाइप की डेमोक्रेसी होती है। चलिए हम शुरू करते हैं। सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, जिसको मैंने पहले कल्चरल कहा, कल्चरल रिलीजियस एक ही बात है। सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड रिलीजियस डेमोक्रेसी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब है फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी की मेनली 4 फॉर्म्स है: पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी एंड रिलीजियस डेमोक्रेसी। राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और धार्मिक लोकतंत्र। अब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में क्या है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में ये है ईच एंड एवरी सिटीजन हैज राइट टू वोट, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, राइट टू ज्वाइन एनी पार्टी,
सपोर्ट एनी पार्टी, सपोर्ट एनी कैंडिडेट, तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अंदर है। फिर है सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी यानी सामाजिक डेमोक्रेसी। सामाजिक डेमोक्रेसी के ये अंदर ये है कि लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन, कलर, जेंडर, इन सब के बेसिस पे each and every citizen are equal in view of government and in view of state. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में क्या है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में है एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज यानी वो एज जिसके बाद सिटीजन को राइट होता है वोट देने का, यानी 18 की एज एडल्ट फ्रेंचाइज। दूसरा राइट टू कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन। चलिए अलग अलग लिखते हैं, सबसे कॉमन में लिखते हैं ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी, सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टी, सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो ये सब राइट होता है। क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, तो ये सब है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के ये सब फीचर हैं। एडल्ट फ्रेंचाइज यानी वो एज जिसके बाद सिटीजन को राइट होता है वोट देने का, और सर्टेन एज आफ्टर विच अ सिटीजन राइट टू गिव वोट। तो ये राइट टू कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन, वो इलेक्शन लड़ सकता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के तहत, और क्रिटिसाइज गवर्नमेंट की आलोचना कर सकता है, तो ये सब उसके पास राइट होता है। सोशल डेमोक्रेसी में ये होता है कि आपके रंग, जाति, धर्म, लिंग के आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। सारे सिटीजन गवर्नमेंट के व्यू में और स्टेट के व्यू में सब एक समान है। आर्थिक डेमोक्रेसी यानी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में ये होता है कि ईच गवर्नमेंट गिव अपॉर्चुनिटी टू ईच एंड एवरी सिटीजन टू गेट डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन। तो सरकार हर समाज के हर वर्ग को, भले वो अमीर हो गरीब हो, तो उसको इकोनॉमिक ग्रोथ दी जाएगी। जैसे ऐसे नहीं होने देंगे कि अमीर और अमीर होता जाए, गरीब और गरीब होता जाए, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। वो इसलिए क्योंकि और इसमें ये आपको खास बता दूं कि वो ऐसी पब्लिक वेलफेयर स्कीम लाएगी जो कि बैकवर्ड जो क्लास है समाज में, पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनको सरकार आगे बढ़ा सके। फिर है रिलीजियस डेमोक्रेसी में ये होता है कि आपको भले किसी भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसको ये अधिकार होता है कि वो अपने धर्म की पूजा कर सकता है। अगर वो हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम चाहे तो हिंदू बन सकता है, हिंदू चाहे मुस्लिम बन सकता है, दोनों के धर्म की पूजा कर सकता है, चाहे वो धर्म के नाम पे व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। किसी भी धार्मिक संगठन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकता है, वो जो चाहे वो कर सकता है इसके अंदर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए आगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी दो हिस्सों में बढ़ जाती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए डेमोक्रेसी क्लासिफिकेशन, डेमोक्रेसी दो हिस्सों में बढ़ती है। फर्स्ट डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सेकंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है? देखिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये होता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट का रूल होगा, रॉल होगा, तो डायरेक्ट किया जाता है। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी को कैसे हैंडल किया जाता है? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को रेफरेंडम द्वारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी को किया जाता है। यानी कि ईच एंड एवरी सिटीजन को कंट्री के अंदर डायरेक्टली
पूछा जाता है, यानी कि ये लोग डायरेक्टली रूल करते हैं अपने पूरी कंट्री के ऊपर। कोई भी डिसीजन होगा, कोई भी गवर्नमेंट होगी तो ईच एंड एवरी सिटीजन से पूछा जाएगा। जैसे अगर 10,000 लोग हैं तो जहाँ पे 10,000 लोग हैं तो जहाँ पे 5,000 और 1 लोग सहमति रहेंगे रखेंगे, वही गवर्नमेंट चुनी जाएगी, वही लोग करेंगे, यानी कि एक एक सिटीजन का माना जाएगा। अभी डायरेक्ट डेमोक्रेसी किस कंट्री में है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है अपने कंट्री में नहीं है, ये है स्विट्जरलैंड के अंदर। डायरेक्ट डेमोक्रेसी है स्विट्जरलैंड के अंदर, तो ये है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, देखिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ये ज्यादा प्रैक्टिकल है और यही ज्यादा यूज होती है, दुनिया के हर कंट्री में यूज होती है, भले इंडिया हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, इजराइल हो, जापान हो, जितनी भी कंट्री है डेमोक्रेसी वाली, उनमें सभी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही यूज में होती है। ये कैसे होती है, ये देखिए किसी भी पार्टी का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, लोग उस रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो आगे अपने लीडर को चुनता है। जस्ट एग्जांपल, मैं विद हेल्प ऑफ एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हमारी कंट्री के अंदर, किसी कंट्री के अंदर प्रेसिडेंट होता है, हमारी कंट्री के अंदर प्राइम मिनिस्टर है, तो अगर हम डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं देते, नहीं, प्राइम मिनिस्टर खुद अपनी लोकसभा सीट से खड़ा होता है, हम उसको डायरेक्ट वोट नहीं देते। देखिए जैसे पब्लिक वोट देती है अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा का एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम वोट देते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस पार्टी के ज्यादा होंगे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगे अपने कैंडिडेट को यानी कि प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। जैसे कि एग्जांपल के साथ बता देता हूँ, तो हमारे यहाँ पे 545 लोकसभा सीटें हैं, जिस पार्टी ने 272 लोकसभा सीट जीत ली उस पार्टी का कैंडिडेट बनेगा। तो ये है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जैसे अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल रूल है तो वहां पे प्रेसिडेंट को चुना जाता है। अब आगे ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, एक है प्रेसिडेंशियल और एक है पार्लियामेंट्री। प्रेसिडेंशियल में लोग डायरेक्ट अपने प्रेसिडेंट को चुनते हैं, जैसे कि अमेरिका के अंदर है, ठीक है, वो वहाँ के जो भी हाउस हैं, जैसे वहाँ पे अमेरिका के अंदर कांग्रेस है तो हाउस है वो चुनते हैं। पार्लियामेंट के अंदर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, वो पीएम को चुनते हैं, और यहाँ पे प्रेसिडेंट को चुनते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं, और हमारे यहाँ प्रधानमंत्री को चुनते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का चित्रीकरण क्या है, इसको हम फीचर्स भी कह सकते हैं। पहला है पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक, लोगों की भागीदारी। तो लोगों की भागीदारी, लोग राजनीति के अंदर वोट देते हैं, इलेक्शन में खड़े होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मतलब सब लोगों की पार्टिसिपेशन से ही होता है। दूसरा एडल्ट फ्रेंचाइज यानी वो एज जिसके बाद लोगों को वोट देने का राइट होता है, जो कि हमारे यहाँ 18 ईयर्स है, तो ये है एडल्ट फ्रेंचाइज, इस एज के बाद लोग वोट दे सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लोगों को आज़ादी अपने एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट को कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर है सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी, सामाजिक और राजनीतिक समानता। समाज के अंदर जाति, मजहब, रंग, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता, और पॉलिटिकल इक्वलिटी होती है, सबको वोट देने का अधिकार होता है, सब इलेक्शन लड़ सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी होती है, हमारे कुछ फंडामेंटल राइट होते हैं और हमारी ड्यूटी भी होती है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए डेमोक्रेसी चलती ही लिखित संविधान के पीछे, क्योंकि डेमोक्रेसी को बैकअप कौन देता है, लिखित संविधान देता है, डेमोक्रेसी इसके पीछे चलते हैं, वहाँ कोई लोग नहीं होते जो उनके ऊपर दबाव रखते हैं, बाकी ये कॉन्स्टिट्यूशन ही सब कुछ कर सकता है। इंडिपेंडेंट एंड फेयर जुडिशरी, एकदम अच्छा न्याय होता है, और बिल्कुल जुडिशरी को, न्यायालय को, न्यायिक सिस्टम को बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा जाता है, स्वतंत्र रखा जाता है, और एकदम शार्प होता है।
रूल ऑफ मेजोरिटी, जिसके पास मेजोरिटी होगी उसकी सरकार होगी। अगर 500 सीट है तो 200 500 सीट है तो उसमें से 251 सीट जो जीतेगा वो ही रूल करेगा, तो इसलिए रूल ऑफ मेजोरिटी है। चलिए अब हम आगे देखते हैं मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए मैं आपको एक एक पॉइंट अच्छे से करा सकता हूँ, पर ये वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा और मेरी भी मजबूरी है कि 20 मिनट से 25 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं रख सकते। वैसे वीडियो का टाइम 10 मिनट ही होता है, पर मैं घास नहीं काटना चाहता, आप सबको अच्छे से समझाना चाहता हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा एक्सटेंड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। आगे बढ़ते हैं मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के क्या फायदे हैं, क्या फायदे हैं डेमोक्रेसी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है पब्लिक इंटरेस्ट, यानी लोगों का जो मतलब होता है, लोगों की जो इच्छा होती है उस हिसाब से चलती है। गवर्नमेंट आर ट्राई टू मेक मोर एंड मोर वेलफेयर फॉर पब्लिक एंड डूइंग एफर्ट्स फॉर पब्लिक वेलफेयर। पॉलिटिकल ट्रेनिंग कैसे मिलती है, जैसे हमारे परिवार के अंदर बात होती है कि हम किस पार्टी को वोट देंगे, किस राजनीतिक दल को वोट देंगे, कौन सा लीडर अच्छा होता है। फिर मीडिया, डेमोक्रेसी के अंदर मीडिया बहुत सक्रिय होती है, रोज मीडिया के ऊपर कोई नया नेता आता है, इसने यूं कर दिया, इसने यूं कर दिया, तो मीडिया होता है। लैक ऑफ रेवोल्यूशन, डेमोक्रेसी के अंदर कोई रेवोल्यूशन नहीं होता, जैसे कम्युनिस्ट में होता है वैसे यहाँ कोई रेवोल्यूशन नहीं होता, यहाँ कोई बदलाव नहीं होता। कल्चरल यूनिटी होती है, पूरे देश के अंदर डेमोक्रेसी सब एक होते हैं। जैसे हमारे कंट्री का एग्जांपल दिया जाए तो हमारी कंट्री इतनी बड़ी है, भले वो गुजरात का हो, भले वेस्ट बंगाल का हो, केरला का हो, तमिलनाडु का हो, राजस्थान का हो, उत्तर प्रदेश का हो, वो सब लोगों के अंदर कल्चरल यूनिटी होती है, सांस्कृतिक एकता होती है। मास कॉपरेशन, देखिए मास कॉपरेशन होता है, सब लोग मिलके, पूरे देश में सब लोग मिलके एक साथ काम करते हैं, तो ये मास कॉपरेशन होता है। चलिए अब आगे हैं डीमेरिट्स। देखिए इसके बहुत सारे डीमेरिट्स हैं। पहला है लैक ऑफ प्रैक्टिकल सोशल इक्वलिटी, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे है, ठीक है, पहला। दूसरा है करप्शन, जो कि सबसे बड़ा इश्यू है। तीसरा है रूल ऑफ इनकम्प्लीट मैन, रूल ऑफ इनकम्प्लीट मैन। चौथा है पब्लिक इंटरफेस, चौथा है पब्लिक इंटरफेस। पांचवा है फॉल्टी पार्टी सिस्टम। छठा है वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी, ठीक है। सातवां है पॉलिटिकल सिस्टम। ये सब है डीमेरिट्स। क्या है ये डीमेरिट्स? वो देखिए लैक ऑफ प्रैक्टिकल सोशल इक्वलिटी, वो कैसे, वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे वो इसलिए क्योंकि डेमोक्रेसी में जिसकी पास मेजोरिटी होगी उसकी गवर्नमेंट होगी, और मेजोरिटी लाने के लिए पार्टियां उल्टे सीधे काम करती है। जैसे कोई एक कास्ट है, ठीक है, इसी का समझाता हूँ। कोई मतलब सोशल डेमोक्रेसी मतलब इस कास्ट के समाज के लोग हैं 70%, ठीक है, जस्ट एग्जांपल, और बी कास्ट के लोग हैं 20%, ठीक है, और बच्चे खुद से 10 हैं अदर, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऐसा कुछ काम करेगी जिससे कि इन एक कास्ट वालों को रिझाया जा सके जिससे कि वो मेजोरिटी ला सके। इसलिए ये प्रैक्टिकल नहीं है सोशल इक्वलिटी, जिस समाज के लोग ज्यादा होंगे उसकी ही सरकार होगी। फिर है करप्शन। डेमोक्रेसी के अंदर अब जैसे 5 साल की सरकार होगी तो वो चाहे जितने बहुत सारे करप्शन करते हैं जो कोई मेजर इशू है। रूल ऑफ इनकम्प्लीट मैन, पॉलिटिक्स के अंदर इनकम्प्लीट मैन का रूल होता है। वो कैसे? वो ऐसे कि इसके अंदर कोई भी इलेक्शन के अंदर खड़ा हो सकता है, भले वो समाज के किसी भी हिस्से का हो, भले वो कैसा भी हो, भले उसका माइंड उस लेवल का नहीं हो, फिर भी वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है और वो जीतते भी हैं, तो इसलिए रूल ऑफ इनकम्प्लीट मैन। फिर पब्लिक इंटरफेस। अब देखिए ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट होती है, उसमें एक व्यक्ति राज करता है, वो चाहता है, वो तानाशाही करता है, अपनी मर्जी करता है। मिलिट्री रूल में भी यही है, ब्यूरोक्रेट्स में भी यही है।
पर डेमोक्रेसी के अंदर पब्लिक इंटरफेरेंस होता है, पब्लिक चाहे वैसा, पब्लिक के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, वो चाहे वैसा ही बिल पास करे वैसे ही करें, तो सब पब्लिक का इंटरफेरेंस होता है। फॉल्टी पार्टी सिस्टम होता है, बिल्कुल घटिया पार्टी सिस्टम होता है, ये पार्टी आएगी ये पार्टी आएगी, दोनों आपस में लोगों को लड़ाते हैं कास्ट के वगैरह। वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी, इलेक्शन होता है तो बहुत सारा टाइम बर्बाद होता है, बहुत सारे प्रचारों में, अब तो सरपंच तक करोड़ 2 करोड़ रुपए खर्च कर लेते हैं, तो बहुत मनी वेस्ट होता है और पैसा वेस्ट होता है, और ये पूरा ये सब ऊपर से नीचे तक पूरा पॉलिटिकल सिस्टम बेकार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।